प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बिहार बोर्ड के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 के अध्याय 1 यानी पहला चैप्टर भौतिक जगत का सभी ऑब्जेक्टिव और सभी सब्जेक्टिव, और गारंटी के साथ कि भैया इससे बाहर नहीं आएगा। तो जो भी साथी अभी कक्षा 10 से कक्षा 11 में जा रहे हैं, मैं उन साथियों को बता दूं, मेरा नाम है सौरभ सर। आपके हो सकता है कि बड़े भैया, बड़ी दीदी, बड़ी बहन मुझसे पढ़ी हो, ठीक है। बिहार बोर्ड में पिछले 8 सालों से स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर दे चुका हूं। तो प्यारे बच्चों, फटाफट तरीके से जुड़ जाइए। अब आपकी बारी है बिहार बोर्ड में रैंक लाने की, बिहार बोर्ड में टॉपर बनने की। तो प्यारे बच्चों, अध्याय 1 भौतिक जगत बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल्स पर नहीं मिलेगा। बहुत लोग अध्याय 2 से शुरू कर देते हैं, मात्रक और मापन से, लेकिन मेरा यह है कि आपको पूरा स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे। अगर आप भारती भवन देखेंगे तो आपको भौतिक जगत में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा, ना तो कोई ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको भौतिक जगत पाठ ही नहीं मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी जो पुरानी वाली है उसमें तो था, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में भौतिक जगत पाठ हटा दिया गया। लेकिन हमारे बिहार बोर्ड में पूरे 15 पार्ट हैं और 15 पार्ट से सवाल बनते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। प्यारे बच्चे, अगर आप नए हैं चैनल पर तो बिना किसी देरी किए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिजिक्स बाय सौरभ भैया टेलीग्राम पे सर्च करिएगा तो आपको वहां पे एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पे आप सर्च करके उससे जुड़ सकते हैं। लगभग 5000 की संख्या में बच्चे जुड़ चुके हैं अभी तक। आप भी उनसे जुड़ जाइए और उन बच्चों के साथ क्लासेस अटेंड कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अध्याय 1 भौतिक जगत स्टार्ट कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन आ चुका है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप सभी साथी बताइए, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबल बल कौन सा है, सबसे बढ़िया सबसे मजबूत बल कौन सा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे प्रबल, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे प्रबल नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है। विद्युत चुंबकीय बल नहीं। प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है प्यारे बच्चे, और इससे कम प्रबल कौन है, दुर्बल नाभिकीय बल भी सबसे प्रबल नहीं है। तो सबसे प्रबल बल कौन सा है, सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है, कोई पूछे तो आप कहिएगा प्रबल नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, E बराबर mc स्क्वायर का संबंध किस वैज्ञानिक से है, न्यूटन, आइंस्टीन, मैक्सवेल, हाइजेनबर्ग। सही आंसर होगा हमारा आइंस्टीन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे सही आंसर, आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने संबंध E बराबर mc स्क्वायर से है। रेडियो धर्मिता के दौरान बीटा क्षय किस बल के कारण होता है। बीटा क्षय प्यारे बच्चे दुर्बल नाभिकीय बल के कारण होता है, याद रखिएगा। दुर्बल नाभिकीय बल वास्तव में रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इन सारे पदार्थों से जब प्यारे बच्चे बीटा कण निकलता है, बीटा कण का उत्सर्जन होता है, बीटा किरणें निकलती हैं, तो इनके भीतर, इनके नाभिक में इनका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है। जिस बल के कारण यह घटना होती है उस बल को कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में कौन सा बल है जो केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। सिर्फ आकर्षण का होगा, प्रतिकर्षण होगा नहीं प्यारे बच्चे। तो होगा हमारा कौन सा, सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होगा, तो वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल हो जाएगा बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा बाबू, ठीक है। आगे देखते हैं, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है बाबू जिसका अर्थ, इसका अर्थ होता है जानना। सिंटिया का अर्थ क्या होता है, जानना होता है। अगला देखते हैं, संवेग संरक्षण का नियम प्रकृति की किस सममिति का परिमाण है। किस सममिति का परिमाण है बाबू, संवेग संरक्षित रहेगा हमेशा। यह आकाश सममिति का परिमाण है। किसका, आकाश यानी स्पेस सममिति का परिमाण है। आप इतना क्वेश्चन अगर कर लेते हो प्यारे बच्चे, इतना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर लेते हो, तो आपको चैप्टर 1 से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारा क्वेश्चन इससे हो जाएगा, चाहे वो आपका इस एग्जाम में क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन हो, सारे इसी से आते हैं प्यारे बच्चे। तो सारे क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आ चुका हूं। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल मुख्य रूप से कौन सा होता है, बताइए जरा से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में विद्युत चुंबकीय बल लगता है। कौन सा लगता है प्यारे बच्चे, विद्युत चुंबकीय बल लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। आगे, भौतिकी की वह शाखा जो परमाणु और नाभिक के सूक्ष्म कणों का अध्ययन करती है। सूक्ष्म कणों का जो अध्ययन करती है प्यारे बच्चे, वो क्वांटम मैकेनिक्स होती है। क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स होती है। आगे बढ़े, किस भारतीय वैज्ञानिक को कॉस्मिक किरणों पर कार्य करने के लिए जाना जाता है। कॉस्मिक किरणें प्यारे बच्चे जल्दी बताइए, कॉस्मिक किरणों पर कार्य करने के लिए किसको जाना जाएगा, हमारे
एच जे भाभा, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा, पूरा नाम क्या था, होमी जहांगीर भाभा, इनको जाता है प्यारे बच्चे कॉस्मिक किरणों पर काम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का परास क्या होता है बाबू, बहुत दूर होता है ना, अनंत पर भी कोई स्थित है तो भी गुरुत्वाकर्षण बल खींच लाएगा उसको, तो क्या होता है, अनंत होता है गुरुत्वाकर्षण बल का परास, ठीक है, बहुत दूर की वस्तुओं को भी खींच सकता है। जटिल प्रणालियों को उनके सरल घटकों के आधार पर समझना क्या कहलाता है, मतलब बहुत जटिल चीज थी उसको थोड़ा 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 करके समझ लेना, है ना, जब कोई चीज बहुत कठिन होती है तो हम थोड़ा 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 करके उसे समझ लेते हैं, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं, एकीकरण करना, न्यूनीकरण करना, अवलोकन करना या प्रयोग करना, बताइए जल्दी से, 12वां नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से, एकीकरण, न्यूनीकरण, अवलोकन, क्या हो जाएगा बताओ फटाफट से, क्या हो जाएगा, न्यूनीकरण, क्या हो जाएगा बाबू, न्यूनीकरण, न्यूनीकरण मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके पढ़ लेना, ठीक है ना, बात समझ में आई, न्यूनीकरण क्या होगा, कोई कठिन टॉपिक है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके पढ़ लेना। प्रबल नाभिकीय बल का परास लगभग कितना होता है, प्रबल नाभिकीय बल कहां लगता है, नाभिक के भीतर इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के भीतर प्रोटॉनों को आपस में बांधे रखने में प्रबल नाभिकीय बल लगता है, ठीक है, इसी की वजह से नाभिक का अस्तित्व संभव हो पाता है, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर, जो कि नाभिक की त्रिज्या होती है, यही होता है प्रबल नाभिकीय बल का परास। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक घटना की सम्मति से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है ना, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, आकाश से, समय से, दिशा से, वेग से, आकाश है, समय है, दिशा है, वेग है, बताओ किससे संबंधित है, यहां पे आंसर होगा आपका टाइम, किससे संबंधित है, टाइम से संबंधित है, ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम टाइम से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव की खोज कब हुई थी, रमन इफेक्ट प्यारे बच्चे, 1920 हो गया, 1928 हो गया, 1900 क्या हो गया, 1935 हो गया, 1950, बताओ जल्दी से कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर बी 1928 जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, बेतार तार के आविष्कारक कौन है, बेतार यानी टेलीग्राफी के आविष्कारक कौन है, तो आंसर हो जाएगा मार्कोनी, कौन है बाबू, मार्कोनी इसके आविष्कारक हैं। कौन सा बल आवेशित कणों के बीच कार्य करता है, आवेशित कण, गुरुत्वाकर्षण ना, चुंबकीय ना, विद्युत चुंबकीय प्यारे बच्चे, आवेशित कणों के बीच कार्य करता वाला, आवेशित कणों के बीच कार्य करता है कौन सा बल, तो ये विद्युत चुंबकीय बल हो जाएगा। अगला, तारों की संरचना और विकास के लिए चंद्रशेखर सीमा किसने दी, तो इसका नाम चंद्रशेखर होगा, इस सब में चंद्रशेखर कौन है, एस चंद्रशेखर, है ना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, ठीक है। आगे, ऊष्मागतिकी भौतिकी के किस प्रभाव का अध्ययन है, तो ऊष्मागतिकी प्यारे बच्चे ऊष्मा और कार्य का अध्ययन होता है, ऊष्मा और कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊष्मा गतिकी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भौतिकी का मुख्य लक्ष्य क्या है, केवल प्रयोग करना, प्रकृति के रहस्यों को समझना, पैसे कमाना, मशीनें बनाना, भैया प्रकृति के रहस्यों को समझना होगा, केवल प्रयोग करना नहीं, पैसे कमाना भी नहीं, मशीन बनाना भी नहीं। भौतिकी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उनके पीछे के कारणों को जानना समझना, ये क्या होता है, प्रकृति भौतिकी कहलाता है, ठीक है, फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्या है, भौतिकी से आप क्या समझते हो, फिजिक्स के साथ आप क्या समझते हो, तो मैंने अभी आपको बताया प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के पीछे का कारण जानना, द्रव्य और ऊर्जा का आपस में संबंध, द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है, तथा इनका आपस में रूपांतरण, इस सब का अध्ययन करना प्रकृति फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। तो फिजिक्स क्या होगा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, या द्रव्य और ऊर्जा के बीच के संबंधों को स्पष्ट करती है, ठीक है। यही है प्यारे बच्चे फिजिक्स, आप देख सकते हो, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण क्या है, वैज्ञानिक विधि मतलब आप कोई भी जो साइंटिस्ट होते हैं उनका क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करते हैं, वो साइंटिस्ट किस स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हैं, क्या है उनका नियम है किसी भी चीज को देखने का, समझने का। तो पहले तो वो ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, पहले वो देखेंगे, कोई नई चीज खोज करनी होगी पहले वो देखेंगे, है ना, समझेंगे उसे है क्या। तो पहला काम क्या है, व्यवस्थित प्रेक्षण, प्रेक्षण माने देखना भैया, ऑब्जर्व करना। फिर उसके बाद नियंत्रित प्रयोग, फिर उसके बाद नियंत्रित तरीके से उस पर प्रयोग करेंगे। फिर गुणात्मक और मात्रात्मक तर्क, फिर उसको तर्क दिया जाएगा। फिर उसको मैथ के रूप में सॉल्व करके देखेंगे, है ना, फॉर्मूले के रूप में सॉल्व करके देखेंगे। जैसे F = ma है तो एक फॉर्मूला ना बन गया, तो फॉर्मूला बनाना, ठीक है। आगे भविष्यवाणियां करना, है ना, जैसे अगर किसी बॉडी पर अगर मैं इधर तरफ फोर्स लगाऊंगा, इधर तरफ बल लगाऊंगा, तो मुझे पता है कि बॉडी इधर ही जाएगी, मैंने भविष्यवाणी कर दी ना, इधर फोर्स लगाया तो बॉडी किधर जाएगी, इस साइड जाएगी।
तो मैंने भविष्यवाणी कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे फिजिक्स की सहायता से पता है कि बल की दिशा में ही बॉडी क्या होगी, त्वरित होगी। बल की दिशा में ही वस्तु त्वरित होती है। F इज इक्वल टू ma, फॉर्मूला बन चुका है। किसने बनाया? न्यूटन ने बनाया। न्यूटन ने पहले क्या किया होगा? पहले देखा होगा बॉडी को, प्रेक्षण किया होगा, फिर प्रयोग किया होगा, फिर मात्रात्मक और गुणात्मक तर्क दिए होंगे, फिर इसको न्यूमेरिकल मतलब फॉर्मूला बनाया होगा, फिर उसके बाद भविष्यवाणी करी होगी कि भाई ऐसे हुआ है तो ऐसे ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्या है? भौतिकी में एकीकरण का क्या अर्थ है? एकीकरण माने क्या होता है प्यारे बच्चे? एकीकरण मतलब होता है कि विभिन्न भौतिक घटनाओं की व्याख्या कुछ गिने चुने सामान्य नियमों के आधार पर करने का प्रयास करना। जैसे बहुत सारी भौतिकी में क्या है? बहुत सारे नियम कानून है। फिजिक्स में क्या है? बहुत सारे नियम कानून है ना? सारे नियमों कानूनों को कुछ बेसिक नियमों की सहायता से समझा देना। ठीक है, कुछ बेसिक नियमों की सहायता से सारे दुनिया भर के नियम कानूनों को क्या करना? समझा देना। ठीक है, मुझे एक दो नियम पता थे, मैंने उन एक दो नियम की सहायता से मैंने दुनिया के सारे नियमों को, सारे क्वेश्चनों को, सारे प्रश्नों को हल कर डाला। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एकीकरण करना। ठीक है, तो विभिन्न भौतिक घटनाओं की व्याख्या कुछ गिने चुने सामान्य नियमों के आधार पर करने के प्रयास को एकीकरण कहते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। न्यूनीकरण किसे कहते हैं? न्यूनीकरण समझिए। एकीकरण और न्यूनीकरण में न्यूनीकरण क्या होता है? न्यूनीकरण होता है भैया, आपके पास भयंकर सा टॉपिक था, बहुत जटिल प्रॉब्लम थी, बहुत कठिन समस्या थी। ठीक है, उस कठिन समस्या को थोड़ा थोड़ा करके समझ लेना। पहले इतना समझना, फिर इतना समझना, फिर इतना समझना, फिर इतना समझना, सब समझ आ गया। ठीक है, सब समझ आ गया। तो ऐसे समझना, किसी जटिल या बड़े निकाय के गुणों को, जटिल या बड़े निकाय के गुणों को उसके सूक्ष्म अवयव की पारस्परिक क्रियाओं और सरल नियमों से समझना न्यूनीकरण कहलाता है। छोटे छोटे पार्ट, सूक्ष्म अवयवों को समझ करके पूरा समझ लेना। बड़ा निकाय था, एक बार में समझना आता, मैंने थोड़ा थोड़ा करके उसके सारे नियम को समझ लिए। जैसे फिजिक्स का पूरा सिलेबस आप थोड़ा करके समझ जाओगे। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। स्थूल और सूक्ष्म कार्य क्षेत्र में क्या अंतर है? स्थूल माने क्या होता है प्यारे बच्चे? बड़े स्तर पे देखना। जैसे आप भारत के बड़े स्तर पर देखोगे तो भारत में आपको क्या दिखेगा? बड़े स्तर पे देख रहे हो तो आपको दिखेगा गरीबी, है ना? भारत में गरीबी है ना? अमीरी भी है, भारत में अमीरी भी दिखेगी। भारत के बड़े स्तर पे देखना होगा तो आपको आपने क्या बनाया है? केंद्र में सरकार बनाई है। बड़े स्तर पर जो पूरे भारत स्तर पर सरकार देखती है तो केंद्र सरकार है ना? अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से देखूं तो स्थूल क्या है? राजनीतिक दृष्टि से स्थूल क्या है? केंद्र में जो सरकार है ना? जो पूरे भारतवर्ष को संभालता है ना? केंद्र में सरकार है। और सूक्ष्म कार्य क्षेत्र क्या है? सूक्ष्म कार्य क्षेत्र जैसे बिहार के अपने मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार के अपने मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के अपने मुख्यमंत्री हैं, एमपी के अपने मुख्यमंत्री हैं। तो ये सब क्या है? अपना सूक्ष्म स्थान संभालते हैं। जिला में भी अपना अपना डीएम होता है, जिला में अपना अपना क्या होता है? मुखिया होता है। तो उसके अंदर और सूक्ष्म घुस गए, सूक्ष्म स्तर पे मुखिया हो गया, और स्थूल स्तर पर कौन हो गया? देश का प्रधानमंत्री हो गया, जो पूरा संभाल रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? तो स्थूल के अंतर्गत क्या हो गया? प्रयोगशाला, पृथ्वी और खगोलीय स्तर की घटना है। पृथ्वी और खगोलीय स्तर की घटना है। अंतरिक्ष से देखेंगे, अंतरिक्ष से अध्ययन करेंगे, सूरज क्यों निकल रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा क्यों घूम रहा है, पृथ्वी खुद क्यों घूम रही है सूर्य के चारों तरफ। ये सारी घटनाओं को हम किसके अंदर अध्ययन करते हैं? किसके अंदर अध्ययन करते हैं? स्थूल भौतिकी के अंदर। और सूक्ष्म भौतिकी क्या हो गया भैया? परमाणु के अध्ययन, नाभिक के अध्ययन, प्राथमिक कणों का अध्ययन, सबका अध्ययन क्या होगा? सूक्ष्म कणों का अध्ययन। प्रकृति के 4 मूल बल कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चे? तो 4 प्रकार के प्रकृति में मूल बल पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। ये 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। आगे बढ़े प्यारे बच्चे। अगला क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के 2 प्रमुख गुण बताइए। गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? सदैव आकर्षण प्रकृति का। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण कैसा होता है? 2 वस्तुओं के बीच में हमेशा लगता है। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन सा बल लग रहा है? कहोगे गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। ये कैसा होता है? हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, हमेशा आकर्षण होता है। या एक दीर्घप्रासी बल है जो अनंत तक कार्य करता है। अनंत तक कार्य करता है प्यारे बच्चे, बहुत दूर तक कार्य करता है दीर्घप्रासी बल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय बल क्या है प्यारे बच्चे? यह आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल है। प्रोटॉन और
प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल है। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं प्यारे बच्चे, बताओ। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे प्यारे बच्चे, धक्का मारेंगे। ये उसको उधर धक्का मारेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे प्यारे बच्चे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचेगा, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। तो क्या होता है, आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं, इसमें दोनों होते हैं, आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रबल नाभिकीय बल किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? प्रबल नाभिकीय बल कहां होता है? मैंने आपको बताया था, नाभिक के भीतर होता है। प्रोटॉन 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 के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कार्य करने वाला प्रबल आकर्षण बल होता है। इसी के कारण नाभिक का स्थायित्व संभव हो पाता है। नाभिक इसी कारण से स्थायी अवस्था में रह पाता है। ठीक है, तो यह एक शक्तिशाली आकर्षण बल है जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांध कर रखता है, प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला देखिए, दुर्बल नाभिकीय बल कहां देखा जाता है? मैंने आपको बताया था, अभी याद करिए। दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, कहां देखा जाता है? जब किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण या बीटा कण निकलती हैं, बीटा कण मान लो निकलता है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है, और यह घटना जिस बल के कारण होती है उसे दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, यह बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रिया जैसे रेडियोधर्मी नाभिकों के बीटा क्षय के दौरान उत्पन्न होती है। बीटा क्षय जब होता है, बीटा किरणें बाहर निकलती हैं, तो ही ये बल देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। जैसे अगर कोई बॉडी को, जैसे वह ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं, तो ऊपर थी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा थी, और नीचे गिर रही है तो धीरे धीरे इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, ये क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, तो इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। आगे देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, अगर इस पर तुम बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इस बॉडी पर प्यारे बच्चे इसका रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। किसी भी वस्तु पर अगर आप बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे, बाहर से बल नहीं लगाओगे, तो उस निकाय का जो कुल रेखीय संवेग होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो अगर बाहर से फोर्स नहीं लगाया तो रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। अगला देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण क्या है? अभी बाहर से फोर्स लगा रहे थे, रेखीय संवेग में क्या था, बाहर से फोर्स लगा रहे थे कि अगर बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे तो रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा, रेखीय संवेग कभी नहीं बदलेगा। यहां पे कोणीय संवेग में फोर्स नहीं होता, टॉर्क होता है, बल आघूर्ण होता है। ठीक है, बल की जगह बल आघूर्ण होता है। तो अगर किसी निकाय पर लगने वाला बाहरी बल आघूर्ण शून्य है, इसके पहले क्या था, बाहरी बल शून्य हो, रेखीय संवेग में बाहरी बल शून्य था, इसमें क्या है कि अगर किसी बॉडी पर बाहर से कोई बल आघूर्ण नहीं लग रहा, टॉर्क टाउ 0 है, तो उसका कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यानी अगर इस पर बाहर से बल आघूर्ण नहीं लग रहा तो ये बॉडी निरंतर उसी स्पीड से घूमती रहेगी, इसका कोणीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आवेश संरक्षण का नियम क्या है प्यारे बच्चे? किसी विलगित निकाय का कुल विद्युत आवेश स्थिर रहता है, नहीं चेंज होता प्यारे बच्चे। कोई अगर कोई बॉडी है, इसके अंदर जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या हमेशा क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, अब अगर दो चीजों को आपस में रगड़ोगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में चला जाता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन नष्ट नहीं होता। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रॉन नष्ट नहीं होता, एक वस्तु को दूसरे वस्तु में रगड़ने पर एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाता है। ठीक, तो किसी विलगित निकाय का कुल विद्युत आवेश हमेशा कैसा रहता है, स्थिर बना रहता है, ये कम ज्यादा नहीं होता। आगे बढ़े, भौतिकी और प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? भौतिकी और प्रौद्योगिकी में क्या योगदान है प्यारे बच्चे? फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या योगदान है? एकदम आसान है, फिजिक्स से ही तो टेक्नोलॉजी आई है, फिजिक्स ना होती तो टेक्नोलॉजी कैसे बनती? ठीक है, तो भौतिकी के सिद्धांतों से नई तकनीक विकसित होती है। भौतिकी के जो सिद्धांत होते हैं उससे ही तो टेक्नोलॉजी विकसित होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है। भौतिकी में नई खोज होती है तो टेक्नोलॉजी बन गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, जैसे ऊष्मा गतिकी के नियम से भाप इंजन बना और सिलिकॉन चिप्स के सिद्धांतों से कंप्यूटर बना,
तो ये सारी चीजें हैं प्यारे बच्चे। अगला, चंद्रशेखर सीमा क्या है? चंद्रशेखर सीमा क्या है? यह तारों के द्रव्यमान की वह सीमा है, ये तारों के द्रव्यमान नापती है। जो तारे हैं आसमान में टिमटिमाते रहते हैं, उसके द्रव्यमान को नापने की सीमा है, ठीक है, जिससे अधिक होने पर तारा श्वेत वामन नहीं रह पाता, ठीक है। अगर ये अधिक रह गई तो तारा फिर श्वेत नहीं दिखाई पड़ेगा, सफेद नहीं रह पाएगा, ठीक है। इसे चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था, एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इसे प्रतिपादित किया था, इसलिए इसे एस चंद्रशेखर सीमा कहते हैं कि अगर ये सीमा ज्यादा हो गई तो तारे फिर व्हाइट नहीं दिखेंगे, तारे किसी और रंग के दिखने लगेंगे, ठीक है। तो होने पर तारा श्वेत वामन नहीं रह पाता, व्हाइट डॉर्फ नहीं रह पाता। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की थी? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है कि अगर आप किसी जिंक धातु पर प्यारे बच्चे, अगर आप किसी भी ये कौन सी प्रकाश किरणें हैं? अल्ट्रावायलेट यूवी प्रकाश किरणें प्रकाशित करोगे। यूवी अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी प्रकाश किरण। अगर आप जिंक धातु पर पराबैंगनी प्रकाश किरण डालोगे तो जिंक धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। जिंक धातु से क्या बाहर निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे प्यारे बच्चे। अगर आप जिंक धातु पर पराबैंगनी प्रकाश किरण डालोगे तो जिंक धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है। इसे ही घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और इसकी व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने करी थी 1905 ईस्वी में। इसकी सफलता व्याख्या करी थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। याद रखिएगा, भूलेंगे तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। सीवी रमन की खोज का क्या नाम है? सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन, हमारे भारतीय साइंटिस्ट थे, भारतीय मूल के साइंटिस्ट थे। इनकी खोज का क्या नाम है? इन्होंने रमन प्रभाव खोजा था, रमन इफेक्ट खोजा था प्रकीर्णन में, ठीक है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में इन्होंने खोज करी थी, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। और ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर, जब आप पढ़ोगे चैप्टर 10 में, कक्षा जब आप जाओगे 12 में, तो कक्षा 12 अध्याय 10, ठीक है, उसमें पढ़ोगे। तरंग प्रकाश की पाठ का नाम है, उसके अंतर्गत आप पढ़ोगे रमन प्रभाव, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़े। भौतिकी के नियमों की सार्वत्रिकता का क्या अर्थ है? भौतिकी के नियमों की सार्वत्रिकता यानी भाई भौतिकी का वह नियम जो हर जगह लागू होगा, वो सार्वत्रिकता है, यूनिवर्सलिटी मतलब क्या होता है? हर जगह, हर समय, हर स्थिति में लागू हो जाए, तो वो सार्वत्रिक नियम है, ठीक है। तो क्या कहलाया? इसका अर्थ है कि भौतिकी के नियम ब्रह्मांड में हर जगह, हर समय, किसी भी वर्तमान, किसी भी भविष्य, किसी भी भूत में समान रूप से लागू होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक नियम कहते हैं। यानी कि सब जगह लागू होगा भाई, तो हम उसे क्या कहेंगे? सार्वत्रिक नियम होंगे, ठीक है। यानी, और दूसरा क्या है? खोज और आविष्कार में क्या अंतर है? खोज क्या होता है, आविष्कार क्या होता है? बाबू देखो, जैसे पृथ्वी तो हमेशा सूरज के चारों तरफ ही घूमती रही है, पृथ्वी तो हमेशा से सूरज के चारों तरफ ही घूम रही थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने बाद में इसके बारे में जानकारी हासिल करी, है ना। जो चीज पहले से रही हो, वैज्ञानिकों ने उसको खोजा हो, तो वो खोज होती है। वैज्ञानिक उसके बारे में जान पाए, रिसर्च कर रहे हो, थोड़ा सा जानकारी हासिल की हो तो जान पाए हो, मतलब प्रकृति में थी पहले से, हम उसके बारे में रिसर्च करके बाद में जान पाए कि ये चीज ऐसे हो रही थी, तो वो खोज है। लेकिन आविष्कार क्या होता है प्यारे बच्चे? आविष्कार होता है जब आप किसी नई चीज की खोज करते हो। जैसे प्लास्टिक पहले नहीं था प्रकृति में, वैज्ञानिकों ने अपने से बनाया। कंप्यूटर पहले नहीं था, अपने से बनाया। मोबाइल फोन पहले नहीं था, अपने से बनाया। तो ये आविष्कार है। खोज क्या है? जो पहले से थी उसके बारे में जानकारी लेना, खोज है, ठीक है। तो खोज इस चीज की होती है जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, जैसे गुरुत्वाकर्षण हो गया, और जबकि आविष्कार उसे कहते हैं जिसे मनुष्य ने बनाया है, जैसे टेलीफोन हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आपने पहले चैप्टर भौतिक जगत का बहुत ही शानदार तरीके से क्या सीख लिया है, बताइए जल्दी से। आपने सारे ऑब्जेक्टिव, सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सीख लिए हैं। 20 ऑब्जेक्टिव, 20 सब्जेक्टिव आपने सीख लिया है। इसके पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर जाना है @physics by सौरभ भैया, ठीक है। फिजिक्स बाई सौरभ भैया नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जुड़ जाओगे तो इसका पूरा पीडीएफ आपको वहां पे मैं डाल दूंगा, आप उससे ले लेना, ठीक है, ठीक है। तो सभी साथी शेयर कर दीजिएगा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों साथियों के साथ, और जुड़ जाइए अपनी इस प्यारी सी क्लास में, ताकि सभी साथी क्या करें, ताकि सभी साथी मस्त जो है एंजॉय कर सके, पढ़ाई लिखाई कर सके, है ना। चलो फिर
बाय बाय, टेक केयर। सभी को शेयर कर दीजिएगा, जो भी बच्चे 10th से 11th में आए हैं, आपके दोस्त मित्र साथी हैं, सबको शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा क्लास को पसंद आई हो तो, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे चैप्टर का मात्रक और मापन का भी ले आएंगे हम वन शॉट, ठीक है। अब वन शॉट आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आएगा, तो चैनल पर बने रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है फटाफट तरीके से, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।